हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 7। जैसे कि पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था कि लास्ट मोमेंट पे जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करती है तो क्या करती है, आपका सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ क्या एक्वायर करती है। ओके, देन अब ये ऐसा क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मूव करते हैं तो पैराबोलिक करता है, बट वही चार्ज पार्टिकल जब आपका मैग्नेटिक फील्ड में करता है तो क्या करता है, सर्कुलर पाथ एक्वायर करता है। तो उसको हम यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं। जैसे ये सपोज दैट ये है पॉजिटिव प्लेट, ये है निगेटिव। तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, और यहाँ पे ये है मैग्नेटिक फील्ड। इसको हमने इस तरीके से बनाया, मैग्नेटिक फील्ड को। ये क्रॉस बनाया मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ट डायरेक्शन होगी। ओके, अब यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे सपोज क्यू चार्ज है जो कि बी वेलोसिटी से यहाँ पे इंटर कर रही है। तो बी वेलोसिटी जैसे इसमें इंटर करती है तो इस पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स हम अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या देख सकते हैं, तो आप 4 फिंगर किधर रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, वेलोसिटी इधर रखा आपने, देन फोर्स किधर लग रहा, अपवर्ड। तो ये फोर्स अपवर्ड लगेगी जिसकी वजह से ये पाथ इसका इस तरीके से बेंड कर जाएगा। बेंड करने का मतलब ये है कि इस तरीके से ये पाथ जो होगा ऐसे सर्कुलर बना था। ठीक है, सर्कुलर रीजन इसका क्या है कि यहाँ पे जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, क्या था फॉर्मूला, क्यू V क्रॉस B, ये था मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कहीं ना कहीं वेलोसिटी के डायरेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड के भी डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। ओके, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था, सपोज दैट इस चार्ज पार्टिकल को अगर हम यहाँ पे इंटर करें तो यहाँ पे जो B वेलोसिटी से इंटर कर रहा था, इस पर फोर्स किस तरफ लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। F की वैल्यू कितनी होती है, Q इंटू E। तो मतलब यहाँ का जो फोर्स होता है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ ये एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन लग रहा है, इसलिए ये ऐसे पैराबोलिक कर रहा, मीन्स नीचे की तरफ ये मूव करता जा रहा, बेंड करता जा रहा, और इस वजह से ये लगातार क्या हो रहा, पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ये मान लीजिए बी वेलोसिटी से यहाँ पे इंटर की, अब यहाँ पे जाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं चेंज हो रहा, बट वेलोसिटी चेंज हो गई, उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन अब यहाँ पे ये हो गई, फिर यहाँ पे गई, इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन यहाँ पे ये हो गया। तो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से क्या हो रहा, फोर्स की भी डायरेक्शन क्या हो रही, लगातार चेंज हो रही, और फोर्स की डायरेक्शन कंटिन्यू इस तरीके से चेंज हो रही है कि इसको कौन सा पाथ प्रोवाइड कर दे रही है, सर्कुलर पाथ। ओके, इसीलिए कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करता है तो सर्कुलर मोशन करता है, बट वही चार्ज पार्टिकल अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है तो वहाँ पे पैराबोलिक पाथ एक्वायर करता है। ओके, देन ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट केस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों कि अगर यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करे बट विद द एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल का मतलब अभी तो हम परपेंडिकुलर कर रहे हैं। जैसे हमने फर्स्ट केस में अगर हमने कहा था कि ये मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है आपकी और उसी के पैरेलल ही इंटर करें, उसी की डायरेक्शन में इंटर करें, तो यहाँ पे हमने बताया था थीटा की वैल्यू 0 होगी तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, 0, मैग्नेटिक फोर्स 0। परपेंडिकुलर इंटर करें तो हमने देखा था सर्कुलर पाथ ही एक्वायर कर रही है। अब हम क्या कह रहे हैं कि थीटा की जो वैल्यू है ये 0 से 90 के बीच में, मीन्स एक्यूट एंगल पे किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर करे तो हमें देखना कि उसका पाथ कैसा होगा। ओके, देन मीन्स थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम दिखा देंगे। ओके बच्चों, देन बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड विथ एक्यूट एंगल। ओके, तो यहाँ पे हम इसका डायग्राम बनाते हैं। सपोज ये है मैग्नेटिक फील्ड, आप देख सकते हो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है B,
अब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से एक्यूट एंगल पे इंटर करे, ठीक है। अगर हम कहते हैं ऐसे इंटर करता 0 डिग्री पे, मीन्स पैरेलल इंटर कर रहा 0 फोर्स लगेगी। अब ऐसे इंटर कर रहा तो क्या परपेंडिकुलर, सो सर्कुलर मोशन करेगी। लेकिन अब एक्यूट एंगल का मतलब है यहाँ पे जैसे कि ये चार्ज पार्टिकल है, ये आपका क्यू चार्ज पार्टिकल है जो कि इस डायरेक्शन में ऐसे इंटर कर रही है, बी वेलोसिटी से ऐसे इंटर कर रही है, ओके। तो इस पॉइंट पे आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें तो ये डायरेक्शन होगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड की, और वेलोसिटी डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पे जो एंगल इनके बीच फॉर्म हो रहा है वो कितना है, थीटा है, ठीक। तो ये एक्यूट एंगल बन रहा है। अब एक्यूट एंगल जब ये बनेगा उस समय हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स कर देंगे, इसकी वेलोसिटी क्या करेंगे, कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट तो इसका हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बी, देन अब इसका एक कंपोनेंट हम इधर करेंगे तो क्या आएगा, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा ये कंपोनेंट आएगा, और एक कंपोनेंट आपका आएगा बी साइन थीटा, ये आ गया। दो कंपोनेंट वेलोसिटी के, एक इसके पैरेलल आया मैग्नेटिक फील्ड के कॉस थीटा, एक इसके परपेंडिकुलर आया साइन थीटा, ओके। देन इसका जो पैरेलल कंपोनेंट होगा उसकी वजह से इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन इसका जो वर्टिकल परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, अब ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट या परपेंडिकुलर कंपोनेंट बी साइन थीटा है, तो बी साइन थीटा की वजह से ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन, ओके। कि बिकॉज हमें पता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करती है तो क्या उस पर होता है, सर्कुलर मोशन होता है। तो यहाँ पे तो बी का एक कंपोनेंट हो जा रहा, ये हो रहा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो इसकी वजह से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगी, सर्कुलर मोशन, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से क्या करेगी, इस डायरेक्शन में भी मूव करेगी, आगे बढ़ती रहेगी, ओके। तो जिसकी वजह से इसका जो पाथ होगा कुछ इस तरीके से होगा बच्चों, ऐसे। ये आप देखो, ये इस तरीके से मूव करते हुए जा रही, मीन्स इसे बोलते हैं हम लोग हेलिकल पाथ बना रही है, ठीक है। ये आपका जो पाथ होगा कैसा होगा, ये हेलिकल पाथ, ठीक है, या ये कह सकते हो स्पायरल शेप का होगा। मीन्स सबसे पहले ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में ऐसे इंटर करे, इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा आपका v साइन थीटा, इसके वजह से ये सर्कुलर मोशन करना शुरू कर देगी, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट b कॉस थीटा है उसकी वजह से क्या होगा, आगे भी बढ़ेगी, डिस्प्लेस होगी। तो आप कहोगे ये सर्कुलर मोशन एक ही जगह पे नहीं करेगी, बल्कि क्या करेगी, ऐसे सर्कुलर मोशन यहाँ से स्टार्ट की ऐसे बढ़ती जाएगी आगे, स्पायरल शेप में करेगी, ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से ये स्पायरल शेप में ये मोशन परफॉर्म करेगी। तो इस समय आप शेप बोलोगे जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जो होता है एक्यूट एंगल पे इंटर करता मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपका जो पाथ होता है, उसके मोशन का पाथ होता है, वो कैसा होता है, हेलिकल पाथ होता है, ठीक है। अब हेलिकल पाथ ये फॉलो कर रही है, तो उस समय हम इसका अब क्या निकालेंगे, टाइम पीरियड, रेडियस, सब कुछ यहाँ पे फिर से हम इसका कैलकुलेट करते हैं। जैसे उसमें हमने सर्कुलर मोशन के लिए उसका रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सब कुछ कैलकुलेट किया था, उसी तरीके से यहाँ भी करेंगे। देन अब इसका हम सबसे पहले वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। मीन्स आप कहोगे यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ये आपका लॉरेंज फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है, एफ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू वी बी साइन थीटा। नेक्स्ट बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा क्यू वी बी साइन थीटा, तो क्यू वी बी साइन थीटा ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। अब यहाँ पे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा, तो हम कहेंगे यम बी, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे, बी स्क्वायर अपान आर, यम बी स्क्वायर बाई आर, ओके। देन अब इसका फॉर्मूले में क्या करेंगे हम, बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन है, इसको हम यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें तो यम बी साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई आर। तो इक्वेशन 1 एंड 2, इसे इक्वेशन 1 कर दें और इसे इक्वेशन नंबर 2, तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, बाई द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या लिख सकते हैं, यम बी साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, सॉरी आर, इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा।
तो बच्चों यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ से आप देख सकते हो v साइन थीटा का स्क्वायर, यहाँ b साइन थीटा यहाँ भी है, तो इधर से आप कहोगे एक v साइन थीटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। देन r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू आप कहोगे ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ऊपर क्या बच रहा होगा mb साइन थीटा बाई ये बचा q और b, तो ये हो गया qb। तो ये हो गया अपना रेडियस का फॉर्मूला। तो आपको यहाँ याद होगा जब हमने परपेंडिकुलर का प्योरली परपेंडिकुलर इंटर किया था तो वहाँ पे हमारा क्या था एम बी अपान क्यू बी था, साइन थीटा नहीं था। बट यहाँ पे वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट ले आ जा रहा, बी साइन थीटा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे एम बी साइन थीटा अपान क्यू बी हो जा रहा है। ओके, देन जब रेडियस अपना निकल गया तो अब उसके बाद इसका हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है और दूसरी चीज़ क्या कैलकुलेट करनी है, इसका हमें फ्रीक्वेंसी। अब हम इसका टाइम पीरियड ये आप नोट कर सकते हो। देन नेक्स्ट अब इसके बाद इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर अपान बी। तो बी की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी यहाँ पे वी साइन थीटा रखेंगे हम। कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं हम, साइन थीटा, क्योंकि उसी की वजह से क्या हो रहा, सर्कुलर मोशन हो रहा। तो सर्कुलर मोशन का ही तो हम टाइम पीरियड कवर कर रहे हैं। देन टी इज इक्वल टू 2 पाई पी साइन थीटा। अब आर की वैल्यू हम क्या यहाँ पे फाइंड करेंगे, हमने फाइंड किया ऑलरेडी एम बी साइन थीटा अपान क्यू बी। तो आप बी साइन थीटा से बी साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट। देन टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू अपना आ गया 2 पाई एम अपान क्यू बी। ओके, तो ये आप देख सकते हो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला पहले भी वही था, अभी भी 2 पाई एम अपान क्यू बी ही है। उसके बाद नेक्स्ट है, अब अगर हमें इसका फिर से अगर हम कहें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना हो तो 1/t। तो यहाँ से एफ की वैल्यू फिर से सेम वही आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मीन्स क्यू बी अपान 2 पाई एम, ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, तो इस केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 पाई एफ। तो यहाँ पे ओमेगा 2 पाई एफ की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है कितना, क्यू बी अपान 2 पाई एम। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, देन ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बी अपान एम। ये हो गया आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, अब इसमें जो सबसे स्पेशल चीज़ है जो अलग है, अलग आपने क्या देखा, इसका रेडियस के फॉर्मूले में क्या है, एम बी साइन थीटा अपान क्यू बी आएगा, एक यहाँ पे साइन थीटा एक्स्ट्रा आ गया। बट उसके टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं हुआ। ओके, देन अब इसमें नेक्स्ट क्या चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, जब ये हेलिकल पाथ बना रही होती है तो 2 कॉन्जिक्यूटिव सर्कल्स, मतलब एक सर्कल ये बना, उसके बाद दूसरा सर्कल, इन दोनों सर्कल के बीच ये जो गैप होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ओके, तो आप कहोगे पिच ऑफ द हेलिक्स इसको बोलते हैं, पिच, ये जो डिस्टेंस है, पिच ऑफ हेलिक्स। ठीक है, पिच ऑफ द हेलिक्स अब हमें कैलकुलेट करना है कि इसका हेलिकल पाथ का पिच कितना है। देन तो पिच निकालने के लिए हम कहेंगे पिच की लेंथ, पिच क्या है, 2 कॉन्जिक्यूटिव बोल सकते हो सर्कल्स के बीच का जो गैप है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पिच बोलते हैं। तो यहाँ पे पिच की वैल्यू निकालने के लिए ये आपका जो गैप किसकी वजह से आ रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से हो रहा है। और कितने टाइम गैप के बाद हो रहा होगा, 1 टाइम पीरियड के बाद। जैसे एक सर्कल यहाँ पे बना, दूसरे सर्कल बनने तक का जो टाइम होगा क्या होगा, उनका गैप कितना होगा, 1 टाइम पीरियड के इक्वल का गैप होगा। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, पिच क्या है, डिस्टेंस है, तो हम डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेलोसिटी, कौन सा, पैरेलल कंपोनेंट। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कंपोनेंट लेंगे, क्योंकि इसी की वजह से क्या बना, पिच बन रहा है। ठीक है, इसी की वजह से इस डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस कर रहा है ना, तो पिच किसकी वजह से बनेगा, इस पैरेलल कंपोनेंट की वजह से। और वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सो बी पैरेलल कंपोनेंट इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, टाइम जिसमें कि एक राउंड ये अपना कंप्लीट करता है। तो पैरेलल कंपोनेंट कितनी है, बी कॉस थीटा इनटू, अब यहाँ पे हम देखें अगर इसका टाइम पीरियड तो कितना होता है, 2 पाई एम अपान क्यू बी। ऑलरेडी हमने आपको ये अभी डिराइव किया था, 2 पाई एम अपान क्यू बी।
तो जहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करें, पिच की लेंथ अगर हम कह दें सपोज दैट x है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई m b cos थीटा अपान QB। ये हो गया फॉर्मूला इसकी पिच के लिए। ओके, देन इस तरीके से ये आपका मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल 3 तरीके से इंटर कर रही है। सपोज 0 डिग्री पे इंटर कर रही है तो 0 उस पर फोर्स क्या होता है, 0 मीन्स पैरेलल, और अगर ये परपेंडिकुलर करती है तो सर्कुलर मोशन करती है, और तीसरी अगर हम कह रहे हैं एक्यूट एंगल पे इंटर करती है तो क्या करती है, हेलिकल पाथ फॉलो करती है। ठीक है, तो इस हेलिकल पाथ के लिए हमने रेडियस कैलकुलेट किया, देन टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड देन उसकी पिच की लेंथ। पिच का मतलब हमने क्लियर कर दिया, 2 कॉन्सेक्यूटिव सर्कल्स के बीच का जो गैप है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पिच बोलते हैं। ओके, देन अब नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या है, हमने मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड का एक समरी देख लेते हैं कि ओवरऑल हमने क्या डिस्कस किया। ओके, तो समरी ये है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में उसकी वेलोसिटी क्या हो, 0 हो, 0 होने का मतलब वो रेस्ट पोजीशन पे हो। जैसे हम ये कहें यहीं पे हम डिस्कस करते चले कि सपोज़ ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल क्यू है, ये क्यू क्या हो, रेस्ट पोजीशन पे हो। तो रेस्ट पोजीशन पे अगर ये पार्टिकल होता है तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा एफ की वैल्यू क्या होती है, क्यू वी बी साइन थीटा। तो b की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ 0 पुट करोगे तो f की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। मतलब यहाँ पे आप बोलोगे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ओके, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अगर हम कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका कोई भी चार्ज में रेस्ट है या मोशन उससे इंडिपेंडेंट होता फोर्स, क्योंकि उस समय फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एफ इक्वल टू क्या होती है, क्यू इंटू ई, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड पे और चार्ज पे डिपेंड करती है। चार्ज रेस्ट पे है या मोशन पे है इससे उनका कोई भी मतलब नहीं होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे, व्हेन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। तो थीटा की वैल्यू जब भी 90 डिग्री होती है, अब यहाँ पे देखते हैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने पे मीन्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, मूविंग चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर, तो एफ की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि क्यू वी बी साइन 90 हो जाएगा और 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, इसीलिए फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है कितनी, एफ मैक्स कितनी होगी, क्यू वी बी। ओके, उसके बाद ही एक और चीज़ यहाँ पे होती है, जब ये परपेंडिकुलर इंटर करती है उस समय इसका पाथ कैसा, फोर्स तो मैक्सिमम लग रहा है बट इसका पाथ कैसा होगा, आप कहोगे सर्कुलर पाथ होगा। ओके, तो आप कहोगे व्हेन थीटा वैल्यू 90 देन फोर्स क्या होगी, मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम और पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। ओके, देन नेक्स्ट थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में मीन्स एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल होने पे आप कहोगे पाथ उसका कैसा होता है, हेलिकल पाथ होगा। जस्ट हमने जो प्रीवियसली अभी डिस्कस किया कि आपकी थीटा की वैल्यू अगर एक्यूट एंगल है तो पाथ कैसा होता है, हेलिकल पाथ होता है। ओके, देन नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर ये कोई भी चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर इंटर करती है मैग्नेटिक फील्ड के, तो इसका मतलब उसके फोर्स और वेलोसिटी फोर्सेस पे जो लगेगी। अब यहाँ पे अगर हम इस तरीके का कोई कंपोनेंट ले लेते हैं, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्रॉस है, मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड है। ओके, इनवर्ड है। अब कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ पे इस तरीके से इस डायरेक्शन में एंटर कर रही है तो परपेंडिकुलर हुआ। तो अकॉर्डिंग टू द अगर हम कहेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड क्या 4 फिंगर से आपको करना है, 4 फिंगर क्या इनवर्ड और वेलोसिटी डायरेक्शन ये, तो फोर्स किस तरफ लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है। ओके, तो फोर्स अपवर्ड लगने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो फोर्स है परपेंडिकुलर इंटर किया है इसने वेलोसिटी से, तो फोर्स क्या है, आप देख सकते हो कि वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर लग रही है। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होने का मतलब डिस्प्लेसमेंट के पर डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। जब आप वेलोसिटी के फोर्स परपेंडिकुलर, इसका मतलब जो फोर्स होगा डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, देन इसका मतलब फोर्स क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर। और डिस्प्लेसमेंट के अगर परपेंडिकुलर है कोई भी फोर्स तो उसके थ्रू वर्क डन क्या होता है, 0 होता है, बिकॉज वी नो दैट द W इक्वल टू एफ डी कॉस
90 हो जाएगा और cos 90 की वैल्यू 0, सो वर्क डन भी क्या होगा 0। इसका मतलब जब भी कोई चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करती है उस समय उसके थ्रू जो वर्क डन होता है वो क्या होता है 0 वर्क डन होता है। ओके, तो ये सारे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन थे और जिसके थ्रू हम यहाँ पे कंक्लूजन हमें निकला उसकी देख सकते हो कि पोटेंशियल वर्क डन की वैल्यू, मैग्नेटिक फोर्स के वर्क डन की वैल्यू आ गई। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी के केस में क्या होता है, एक्चुअली में जब ये परपेंडिकुलर इंटर कर रही होती है तो उस समय इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है, डायरेक्शन चेंज होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन सिर्फ चेंज होने की वजह से अगर हम काइनेटिक एनर्जी इसकी देखें, कोई भी चार्ज अगर परपेंडिकुलर उसमें इंटर करती है या किसी भी एंगल पे इंटर करती है तो वहाँ पे उसका जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो b का यहाँ मैग्नीट्यूड से मतलब हमें है, तो मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट। मतलब जिस काइनेटिक एनर्जी से उसको हम इंटर करते हैं वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वहाँ पे कांस्टेंट होती है उस मैग्नेटिक फील्ड में, सिर्फ वेलोसिटी की क्या चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होती है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहने का एक ये भी रीजन है क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा, मीन्स वर्क डन होगा देन क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती या घटती, दोनों हो सकता था, बट वर्क डन नहीं हो रहा सो काइनेटिक एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं हो। ओके, देन बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, लॉरेंज फोर्स क्या चीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स अब क्या चीज़ है, जैसा कि हमने अभी देखा कि कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो वहाँ भी उस पर फोर्स लगता है और जब मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो वहाँ भी उस पर फोर्स लगता है। अब मान लीजिए कि हमारे पास एक कंबाइंड आपकी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हों, ठीक है, और उसमें कोई चार्ज पार्टिकल इंटर कर जाए, ठीक है, एक साथ। जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड भी है इस रूम में और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों एक साथ हैं, और उसमें कोई चार्ज पार्टिकल इंटर जैसे ही करेंगे तो उस पर दोनों फोर्स लगेंगे ना, कौन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको कहोगे इन दोनों का जो सम होगा मैग्नेटिक फोर्स का और दूसरा जो आपका था इलेक्ट्रिक फोर्स का, दोनों का जो सम होगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लॉरेंज फोर्स। ओके, तो सिंपली आप लॉरेंज फोर्स का मतलब ये बोल सकते हो, इट इज़ द सम ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इन द ऑन द मूविंग चार्ज इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देन अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं यहाँ पे, तो सपोज हम देखें अगर इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर जो लगेगा एफ ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इंटू ई लगेगा इस पर। ओके, देन नेक्स्ट मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, कितना है, Q V क्रॉस B, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। तो हमने क्या बोला, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा या इन दोनों का जो सम होगा वही क्या होगा, मतलब क्या हमने बोला कि इन दोनों का सम, ठीक है, तो बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर सम करेंगे हम, तो लॉरेंज फोर्स Fl इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, Fe इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस आपका दूसरा कौन सा है, मैग्नेटिक फोर्स, ये हो गया। तो इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो F की जगह पे Fe की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, Q वेक्टर E प्लस दूसरा है आपका मैग्नेटिक फोर्स Q V क्रॉस B। तो यहाँ से हम Q कॉमन ले लेंगे, देन क्या बचने वाला है, वेक्टर E प्लस V क्रॉस B, ये तो ये हो गया आपका लॉरेंज फोर्स की वैल्यू। तो लॉरेंज फोर्स की वैल्यू इस तरीके से कंबाइनली हम लिख सकते हैं, Fl इक्वल टू Q वेक्टर E प्लस क्या होगा दूसरा वेक्टर B क्रॉस B। ओके, जो वेक्टर मिलेगा इसके साथ हम सम कर देंगे। तो ये कंबाइनली बस इतना जानो आपकी किसी भी अगर चार्ज पार्टिकल आपको लॉरेंज फोर्स पूछता है तो आप कहोगे कि उसका क्या होना कंपलसरी होना चाहिए, उस मूविंग चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ हो वहाँ पे मूव करना कंपलसरी। तो वहाँ जब मूव करेगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक, तो दोनों के सम के इक्वल होगा। ओके, देन ये हो गया लॉरेंज फोर्स। अब इसमें एक छोटा सा स्पेशल केस देखते हैं। लॉरेंज फोर्स से रिलेटेड एक छोटा सा केस है।
जैसे हम ये कहें कि आपका 2 प्लेट है, ये है सपोज पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी, पॉजिटिव से टू नेगेटिव। अब यहाँ पे दूसरी हम फील्ड ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से क्रॉस फॉर्म में ले लेते हैं। मीन्स आप समझ पा रहे होगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से परपेंडिकुलर इनवर्ड है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर दोनों फील्ड। ओके, तो यहाँ पे अगर हम सपोज दैट कोई चार्ज पार्टिकल है ये, अब इसको अगर हम यहाँ पे बी वेलोसिटी से इसमें इंटर कर देते हैं, ठीक है, तो जैसे ही इंटर करते हैं तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डाउनवर्ड लगेगी। मीन्स ये अगर ये क्यू पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में ये डाउनवर्ड फोर्स एफ लगेगी इस पर। ओके, एफ लग गई यहाँ पे। उसके बाद दूसरा है, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे हम, तो देख सकते हो आप ये मोशन की डायरेक्शन हो गई, ये मिडिल फिंगर मोशन की डायरेक्शन और 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है। देन फोर्स क्या हो रही है, अपवर्ड लग रहा है, तो यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, अपवर्ड। ओके, ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे इन दोनों फोर्स को आप देख सकते हो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम रिजल्टेंट, देन नेक्स्ट आप देखोगे एफ एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीन्स लॉरेंज फोर्स अगर इस पे देखें तो दोनों का हम सम करेंगे, तो सम करोगे बिकॉज ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम यहाँ वेक्टर सम नहीं डायरेक्टली कर सकते, बिकॉज दो वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन उनका रिजल्टेंट कितना होता है, उनके डिफरेंस के इक्वल। सो यहाँ पे एफ एम माइनस एफ ई, देन एफ एल की वैल्यू किसके बराबर होगी, एफ एम मैग्नेटिक फोर्स माइनस इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, अब यहाँ पे अगर हम ये कहें कि इस पे रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए, मीन्स लॉरेंज फोर्स क्या हो जाए 0, तो 0 होने की कंडीशन में अगर हम कह रहे हैं कि एफ एल की वैल्यू क्या हो जाए 0, तो उस केस में क्या होगा, एफ एम इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे हम एक्चुअली में एफ एल की वैल्यू अगर 0 कर दे तो एफ एम माइनस एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ से एफ एम इज इक्वल टू एफ ई हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये किसका प्रिंसिपल हो जाता है, वेलोसिटी सिलेक्टर का, ठीक है। तो वेलोसिटी सिलेक्टर एक डिवाइस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चार्ज पार्टिकल स्पेशल वेलोसिटी स्पेशल चार्ज पार्टिकल को सिलेक्ट करते हैं, या ये कहो कि ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है कि एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल को ही सिलेक्ट करता है और सबको क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि सपोज दैट हमें चाहिए यहाँ पे जिसकी वेलोसिटी, ऐसा चार्ज पार्टिकल चाहिए जिसकी वेलोसिटी 10 हो। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम यहाँ पे सारे चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे इससे पास करेंगे, ठीक। इस जो हमने ये दो कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड ले रखी है जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इससे हम पास करेंगे यहाँ पे। तो पास करेंगे तो हम जब ऐसी कंडीशन होगी, मीन्स मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों इक्वल हो जाएं किसी भी चार्ज के लिए, तो उस केस में लॉरेंज फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो गया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 0, देन एफ एम बराबर एफ ई हो गया। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, एफ एम बराबर एफ ई से एफ एम की वैल्यू क्या होगी, बिकॉज परपेंडिकुलर इंटर कर रहा है, तो क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई हो जाएगा। ओके, देन यहाँ से क्यू से क्यू ये कैंसिल और साइन 90 की वैल्यू 1, देन बी बी इक्वल टू ई। ओके, देन ये आ गया ई, तो यहाँ से वेलोसिटी बी इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, ई अपान बी। तो ये इस तरीके से जो वेलोसिटी होगी इस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, किसके रेशियो में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो में होगी। ओके, तो अब सपोज दैट हमें 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी की चार्ज पार्टिकल चाहिए, ढेर सारे चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, उसमें सिर्फ हमें कितना चाहिए 10 मीटर पर सेकेंड वाली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज दैट हमने क्या किया 20 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कूलम का अप्लाई कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2 टेस्ला की अप्लाई कर दी परपेंडिकुलर। तो जैसे ही ऐसा करोगे तो आप 20/2 करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 10, और 10 दोनों का रेशियो के बराबर ही उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी, जो कि विदाउट डिफ्लेक्शन इससे क्या होगा, पास होगा। विदाउट डिफ्लेक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स क्या हो जा रहा है 0,
जितना मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो रहा है, नीचे लग रहा है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहे। सो ये विदाउट डिफ्लेक्शन यहाँ पे क्रॉस करेगा और सारे चार्ज पार्टिकल क्या होंगे, या तो इस तरफ बेंड कर जाएंगे या तो इस तरफ बेंड करने का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होगा तो इस तरफ बेंड करेंगे, मैग्नेटिक ज़्यादा होगा तो उस तरफ बेंड कर जाएंगे। बट विदाउट डिफ्लेक्शन जो चार्ज पार्टिकल पास करेगा वो हमारे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी की होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, E/b। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके एनसीईआरटी में एक टॉपिक है वेलोसिटी सिलेक्टर। तो वेलोसिटी सिलेक्टर का आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। ये बेस्ड होता है किस पे, लॉरेंज फोर्स पे। आप कहोगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा हो, अपोजिट होते हैं, जिसकी वजह से एक ऐसी कंडीशन आ सकती है जिसमें क्या हो जाए कि उनका दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए। सो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो मीन्स ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम, देन वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है E/b। ओके, देन नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल बच्चों क्या है, एक एग्जाम्पल है, एक प्रोटॉन है, एक आपका न्यूट्रॉन है और एक है आपका अल्फा पार्टिकल है। प्रोटॉन ये कह रहा तीनों का जो काइनेटिक एनर्जी सेम है। ठीक है, तीनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है और तीनों जो है, तीनों काइनेटिक एनर्जी हम कहते हैं के है, के तीनों की काइनेटिक एनर्जी है। और ये कह रहा तीनों जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करती हैं। तो आप बताओ, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करेंगे, सर्कुलर मोशन करेगा, तो वही सर्कुलर मोशन जब ये कर रहे होंगे तीनों, उनके रेडियस का आपको क्या बताना, रेशियो। इन तीनों पार्टिकल का जो रेडियस होगा, सर्कुलर पाथ करते समय जो रेडियस होगा, उनका क्या बताना आपको, रेशियो फाइंड आउट करना। ओके, बस क्वेश्चन में फिर से देखिए, क्वेश्चन क्या दिया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल गिवन है, जिनमें बोल रहा कि काइनेटिक एनर्जी तीनों की क्या है, सेम है, और तीनों जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करती हैं तो उनके रेडियस का रेशियो आप बताइए। बिकॉज वो क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे, इसलिए उसके रेडियस का हमें रेशियो फाइंड आउट करना। तो इसमें हम कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखा है इन्होंने, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बाद अब यहाँ पे इसका मास देखते हैं। प्रोटॉन का मास अगर हम m ले लें तो इसका मास 2m होगा, बिकॉज न्यूट्रॉन में क्या होते हैं, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन हो जाता है। ओके, तो 2m हो जाएगा। और अल्फा पार्टिकल का 4m, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन अल्फा में। तो यहाँ पे अगर हमने प्रोटॉन का m ले रखा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हम लगभग सेम यहाँ पे मान रहे हैं। तो इसीलिए न्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, सॉरी एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, सो 2m, और यहाँ पे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, सो 4m। ओके, देन अब इसके अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज इसका कितना होता है, E होता है। न्यूट्रॉन का कितना होता है, इसका भी, बिकॉज एक ही प्रोटॉन होता है, सो इसका भी क्या होगा, E। बट इसका कितना होता है, इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं अल्फा पार्टिकल में, सो इसका होता है 2E। ये सारी चीज़ गिवन नहीं है, इतने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इक्वल दे रखी है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे टेबल बना लिया इसका, कि इतनी सारी चीज़ें हमें कंफर्म हो गई इस क्वेश्चन में। तो अब हम करते क्या है, इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। बिकॉज काइनेटिक एनर्जी सेम है इनकी, तो काइनेटिक एनर्जी सेम होने की वजह से कि अब इसके लिए K1, इसके लिए K2, इसके लिए K3, तो यहाँ पे K1 K2 एंड K3 ले लेते हैं। तो ये तीनों सेम हैं, K1 K2 एंड K3 सेम। देन K1 की वैल्यू आप लिखोगे हाफ m1 b1 स्क्वायर, मीन्स वेलोसिटी इसकी v1, इसकी v2, इसकी v3 है। वेलोसिटी अलग अलग हम ले लेते हैं यहाँ पे। इसकी हो जाएगी हाफ m b2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m b3 स्क्वायर। तो आप देख सकते हो हाफ से ये पूरा कैंसिल, ओके, बिकॉज तीनों में सेम है। देन अब आते हैं m1 की वैल्यू m है, m b1 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे m2 की वैल्यू, ये m2 है एक्चुअली बच्चों,
ये है m2, ये है m3 थी। तो m2 की वैल्यू कितनी मीन्स न्यूट्रॉन की 2m है, तो 2mv2²। फिर इक्वल टू यहाँ पे m3 की वैल्यू कितनी है 4m है, 4mv3²। देन आप देख सकते हो यहाँ से m तीनों में कॉमन है, कैंसिल कर दिया, तो यहाँ बचा v1² 2v2² एंड यहाँ पे 4v3²। हम पूरे का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ओके, तो स्क्वायर रूट लोगे तो ये हो जाएगा v1 इक्वल टू ये हो जाएगा √2v2 मीन्स सबका स्क्वायर रूट कर रहे हैं, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 2v3। ओके, तो ये आपका आ गया। अब यहाँ से हम v2 और v3 की वैल्यू v1 के टर्म में फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले लिख सकते हैं यहाँ पे देखो √2v2 बराबर v1, √2v2 बराबर v1, तो v2 बराबर v1/√2। देख सकते हो आप v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी v1/√2। अब इसके बाद 2v3 के इक्वल कर लेते हैं v1, यहाँ से लिख सकते हैं 2v3 इक्वल टू v1, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी v3 की वैल्यू v1/2। तो v3 एंड v2 की वैल्यू हमने लिख ली कितनी यहाँ पे इन द टर्म ऑफ v1। ओके, देन नेक्स्ट, तो ये तो हो गए काइनेटिक एनर्जी तीनों का सेम है, इसके कैलकुलेशन से इनके वेलोसिटी का रेशियो आ गया, एक या वेलोसिटी आ गया इन द टर्म ऑफ v1। अब उसके बाद यहाँ पे इनके रेडियस का पूछ रहा, तो रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मान लेते हैं तीनों का रेडियस अलग अलग है, एक का है r1 r2 r3, यही फाइंड आउट करना हमें। तो r1 की वैल्यू कितनी होगी, फॉर्मूला क्या है mv/qb, बिकॉज परपेंडिकुलर इंटर करता है तो रेडियस कैसा होता है mv/qb, तो m हो गया यहाँ पे m1 v1